बच्चों, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आपके घर वाले, सबसे नजदीकी दोस्त और सहपाठी आपको क्या कहकर पुकारते हैं? मेरा मतलब है, इनमें से कितने लोग आपको आपके ऑफिशियल नेम से पुकारते हैं, खासकर तब जब आपका नाम थोड़ा बड़ा हो या उच्चारण करने में थोड़ा कठिन हो। जैसे कि सुष्मिता को सुस कह के पुकारते हैं, तेज प्रताप को तेजू कह के पुकारते हैं आदि। आप लोग भी अगर नोटिस करो तो आप लोगों के नाम भी ऐसे ही कुछ बिगाड़े गए होंगे। किसी का नाम छोटा किया गया होगा ये जानकर, तो किसी के नाम का है वह गलत उच्चारण किया गया होगा। मानते हो या नहीं? और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा सिर्फ हम लोग ही नहीं करते हैं, बल्कि आप किसी भी संस्कृति या किसी भी रीजन में चले जाओ, आपको हर जगह, या किसी देश में भी चले जाओ, आपको हर जगह ये नाम के मॉडिफिकेशन वाला किस्सा एक जैसा ही मिलेगा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये नामों के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है, जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला, कुछ ऐसी ही बातों से शुरू होती है और फिर आगे चलकर कई सारे प्रासंगिक विषयों को छेड़ती है। तो नमस्कार छात्रों, आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम आपके लिए राही मासूम रजा जी द्वारा लिखी गई कहानी टोपी शुक्ला पर चर्चा करेंगे। यह कहानी आपके 10वीं के कोर्स बी हिंदी में दी हुई पुस्तक संचयन भाग 2 के तीसरा और अंतिम पाठ से ली गई है। अच्छी तरह समझने के लिए हमने इस कहानी को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। पहला भाग कहानी के सारांश और भाव पर केंद्रित है। दूसरा भाग कहानी को विस्तार से बताता है। तीसरा इस कहानी का निष्कर्ष बताता है और चौथा और अंतिम भाग आपको लेखक के बारे में बताता है। तो आइए अब हम कहानी के भाव और सारांश को पढ़ते हैं। हम पहले भाग में शुरू करते हैं, जिसमें जानने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी के पात्र कौन कौन हैं और इस कहानी का तथ्य और आधार क्या है। आप लोग ये जान लें कि कहानी को विस्तार से समझने के लिए हमें किन किन पात्रों की जानकारी होनी चाहिए। इस कहानी का शीर्षक है टोपी शुक्ला, जिसका अर्थ ऐसा कोई इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है इसका, बल्कि यह एक महज नाम है। तो टोपी शुक्ला एक बच्चा है और हमारी कहानी इसी टोपी शुक्ला के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी के रचयिता, जो कि डॉक्टर राही मासूम रजा हैं, इस कहानी के माध्यम से एक बड़े ही मार्मिक और संवेदनशील विषय पर चर्चा करते हैं। हम लोगों को बड़ी ही अर्थपूर्ण सीख देने की कोशिश करते हैं। वे हमारे समाज की संस्कृति क्या है, लोग एक दूसरे से कैसे बर्ताव करते हैं, छोटी छोटी बातों के कैसे इश्यू बनाते हैं। कई बार तो बेगाने अपने बन जाते हैं और अपने बेगाने, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि अपने तो वे होते हैं जो अपनापन दिखाते हैं, फिर भले ही वह अपना अपने घर का, अपनी जाति का, अपने धर्म का क्यों ना हो। जिसमें अपनापन न मिले, भले ही रात दिन एक साथ ही क्यों न रहता हो, फिर भी कम से कम एक बच्चा तो उसे नहीं मान सकता कि वह अपना है, क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि अपना वही होता है जो उनसे प्यार से बात करें। सच तो ये है कि बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता और बचपन वह सिर्फ प्रेम की भाषा समझता है। निश्चल मन किसी भी समय, किसी भी दशा में है, वह सिर्फ और सिर्फ प्रेम को समझता है। रजा जी का उपन्यास टोपी शुक्ला के इस अंश के पात्र भी भटकते अटकते नजर आते हैं। कथानायक टोपी के अपनेपन की पहली खोज पूरी होती है किसी अपनों में नहीं, बल्कि अपने दोस्त इरफान की दादी माँ में, अपने घर की नौकरानी सीता में और अपने ग्रामांचल की बोली अर्थात बानी में। इरफान के मुस्लिम होने के कारण उन दोनों की दोस्ती टोपी के परिवार वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस तरह से यह कहानी हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी और अकारण मनमुटाव को भी उजागर करती है। कहते हैं, प्रेम न माने जात विजात, भूख न जाने खिचड़ी भात। अर्थात प्रेम होता है वह किसी भी धर्म और जाति को नहीं मानता है, वह सिर्फ प्रेम एक भाव है, उसकी तरफ अपना रुख मोड़ लेता है। उसी तरह से जब भूख लगती है तो हमें नहीं पता लगता है ये खिचड़ी है या भात, हम तो उससे गपागप खा लेते हैं। टोपी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसके आंचल की छाव में बैठकर वह स्नेह का अपार भंडार पाता है, प्रेम के सागर में गोते लगाता है। उनका रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, रीति रिवाज क्या है, सामाजिक हैसियत क्या है, वह सिर्फ प्रेम जानता है।
हालांकि टोपी के पिता एक जाने माने डॉक्टर हैं, परिवार भी भरा पूरा है, घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं या अभाव नहीं है, फिर भी वह लाख मना करने के बावजूद इप्पन की हवेली की तरफ बरबस खींचा चला जाता है। काश उसे वहां जाने से रोकने वाले परिवार के लोग भी इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करते या जहमत उठाते कि टोपी जैसा आज्ञाकारी बालक आखिर उनकी एक भी हिदायत क्यों नहीं मानता है, उनका कहना क्यों नहीं मानता है। शायद इसी सब ऊहापोह के बीच टोपी की पढ़ाई भी एक ही कक्षा में अटक गई थी, जिसकी प्रताड़नाएं भी टोपी को सिर्फ बाहर वालों से ही नहीं बल्कि अपने घर वालों से भी सुननी पड़ती थी। तो खैर, कहानी का सार यही है। अब टोपी के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए हम कहानी के दूसरे भाग में चलते हैं। जैसा कि हम इस वीडियो के शुरू में ही नामों को लेकर कुछ चर्चा कर चुके हैं, तो उस चर्चा की प्रासंगिकता अब आपकी समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि रजा जी की कहानी शुरू होती है नाम से ही। रजा जी कहते हैं कि यह नामों का चक्कर होता है, यह नामों का जो चक्कर होता है वह बहुत ही अजीब होता है। परंतु आप खुद देख लीजिए कि केवल नाम बदल जाने से कैसी कैसी बातें बन जाती हैं। यदि नाम कृष्ण हो तो उसे भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, और अगर नाम मोहम्मद हो तो उसे पैगंबर अर्थात पैगाम देने वाला मानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक को ईश्वर और दूसरे को ईश्वर का पैगाम देने वाला मानते हैं। पर नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल जाते हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवरों को चराया करते थे, दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज में रहने वाले कुमार थे। तो इस कहानी के भी जिसके मुख्य पात्र टोपी हैं, उनका बचपन का एक खास मित्र है जिसका नाम है इप्पन। टोपी कभी अपने मित्र का नाम सही से नहीं पुकारता है, वो उसे हमेशा इप्पन कहकर पुकारता है। हालांकि इप्पन को यह बात बहुत बुरी तो लगती है, पर टोपी उसका खास मित्र है तो वह अपने गुस्से को जाहिर नहीं, उसको नजरअंदाज कर देता है। आगे रजा जी जो टोपी की कहानी पाठकों को सुनाना चाहते हैं, कहते हैं वह इप्पन की कहानी भी बहुत बड़ी है। कहते हैं कि इप्पन और टोपी दोनों दोस्त थे, पर वह पूरी कहानी इप्पन की नहीं सुनाकर सिर्फ अभी टोपी पे एक बार फोकस कर रहे हैं। वह पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि केवल उतना ही सुनाएंगे जितनी की टोपी की कहानी के लिए जरूरी है, अर्थात इप्पन के बारे में उतनी ही जानकारी दी जाएगी जितना की टोपी को समझने के लिए जरूरी है। इप्पन टोपी की कहानी का एक ऐसा पात्र है जिसके बिना शायद टोपी की कहानी अधूरी है। ये दोनों पात्र रजा जी की कहानी के दो चरित्र हैं। एक का पूरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का पूरा नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को सभी प्यार से टोपी कहकर पुकारते हैं और दूसरे को इप्पन। इप्पन की कहानी सुनाते वक्त रजा जी इप्पन की दादी के बारे में भी बताते हैं, जो पूरब की रहने वाली थी। 9 या 10 साल की थी जब उनकी शादी हुई और वह लखनऊ आ गई, परंतु जब तक जिंदा रही वह पूरब की ही भाषा बोलती रही। लखनऊ की उर्दू तो उनके लिए ससुराल की भाषा थी। वह अपने मायके की भाषा को ही गले लगाए रखा। उनके मुंह से हमेशा ही जब भी सुना सिर्फ और सिर्फ पूरब की बोली को ही सुना गया, क्योंकि उनकी इस भाषा के सिवाय उनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझ पाता था। कहते हैं ना कि हमें जहाँ जो जगह हमें प्रिय होती है वहाँ की हर चीज हमें प्रिय होती है। तो यहाँ पर भी दादी जो थी उनको अपने गांव की जो भाषा थी, अपने जो पूरब की जो भाषा थी, उससे बहुत ज्यादा प्रेम था। रजा जी कहते हैं इप्पन के अब्बा मतलब पिता और उसके दादा मौलवी थे, पर उसकी दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दूध और दही के लिए तरस गई थी। क्यों? क्योंकि मौलवी जो होते हैं, जो कि पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे एक तरह से लिमिटेशंस होती है, उनके लिए बहुत सारी पाबंदियां होती है। तो यहाँ वह सरेआम ऐसा कुछ नहीं कर पाती थी, यहाँ पर उनको एक तहजीब के साथ रहना होता था। जब भी वह अपने मायके जाती तो जितना उनका मन होता था जी भर के खा लेती, क्योंकि लखनऊ वापस आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता था। इप्पन को अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार था। हालांकि प्यार तो उसे अपने अब्बू अम्मी और बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार इप्पन को डांट भी देती थी और कभी कभार तो मार भी दिया करती थी।
बड़ी बहन भी अम्मा की ही तरह कभी कभी डांटती और मारती थी। अब्बू भी जब भी मौका मिलता घर को न्यायालय समझकर अपना फैसला सुनाने लगते थे। नुज़हत को भी जब भी मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती और चिढ़ाती थी। बस एक दादी ही तो थी जिन्होंने कभी भी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया था। वह रात को उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम थाई, पंचफुल्ला आदि की कहानियां सुनाया करती थी। और हम सब जानते हैं कि बचपन में हमें शायद ही कोई चीज कहानी से ज्यादा प्यारी लगे, पर आजकल के परिवेश में बच्चों के लिए तो कहानी बस एक कहानी रह गई है। उन लोगों का ज्यादा ध्यान सेल फोन्स, वीडियो गेम्स जैसी चीजों में ज्यादा रहता है। मानते हो या नहीं? अच्छा, आप ही लोग बताओ, आप में से कितनों ने कितनी बार अपने बड़े बुजुर्ग से कहानी सुनी है? मैंने तो खूब कहानियां सुनी है। और कितना टाइम वीडियो गेम्स में और ऐसी दूसरी चीजों को देते हो? बताओ बताओ। बिल्कुल सही है ना, वीडियो गेम खेलते हो। तो खैर, अपने कहानी पर वापस आते हैं। रजा जी कहते हैं कि इरफान की दादी की बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। उसे भी इरफान की दादी की बोली बहुत अच्छी लगती थी। इरफान की दादी टोपी को अपनी माँ की पार्टी की ही दिखाई देने लग गई थी। टोपी की माँ और इरफान की दादी की बोली एक ही जैसी थी। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे तो अपनी दादी से नफरत थी। वह पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी। टोपी को अपनी दादी की भाषा और इरफान के अब्बू की भाषा एक जैसी लगती थी। लेखक कहता है कि टोपी जब भी इरफान के घर जाता था उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था। टोपी को इरफान की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था, क्योंकि वो इतना प्यार से है वह उनसे बात करती थी। पके आम के रस को सुखाकर जो एक मिठाई बनाई जाती है जिसको अमोट कहा जाता है की तरह उसको मजेदार लगती थी, रसीली लगती थी। रजा जी कहते हैं कि इरफान की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछकर बात आगे बढ़ाती थी कि उसकी अम्मा क्या कर रही है। तो अच्छा बताओ टोपी, तुम्हारी अम्मा क्या कर रही है? पहले पहले तो टोपी को समझ ही नहीं आता था कि ये अम्मा क्या होता है, परंतु बाद में उसे समझ में आ गया कि माता जी को ही अम्मा कहा जाता है। जब टोपी ने अम्मा शब्द सुना तो उसे वो शब्द बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो उसके लिए नया था। जिस तरह गुड़ की डली को मुंह में रखकर उसके स्वाद का आनंद लिया जाता है, उसी तरह वह इस शब्द को भी बार बार बोलता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। उसे ये शब्द बहुत पसंद आए थे। एक दिन की बात है जब सभी लोग खाना खा रहे थे। अब उसने शब्द याद तो कर लिए, लेकिन उसके बाद जब उसने जहां पर इन शब्दों का प्रयोग किया उसके बाद का रिएक्शन देखिएगा आप लोग। तो जैसे ही सब लोग खाना खा रहे थे, टोपी को बैंगन का भरता जरा ज्यादा अच्छा लगा। तो टोपी ने अपनी माँ राम दुलारी जो कि खाना परोस रही थी से बोला, अम्मी जरा बैंगन का भरता तो दो। अम्मी, यह शब्द सुनते ही मेज पर बैठे सभी लोग है वह चौंक गए। उनके हाथ खाना खाते खाते रुक गए। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे, उसे घूरने लगे। टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से एकदम से उठ ही गई और टोपी की माँ राम दुलारी को डांटने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि राम दुलारी ने टोपी की बहुत जम के पिटाई की। एक ही बात बार बार पूछ रही थी कि क्या अब वो फिर से इरफान के घर जाएगा। इसके उत्तर में हर बार टोपी ने हाँ ही कहता था। वो हमेशा हाँ ही बोलता था, हाँ कितना भी मारो लेकिन मैं तो इरफान के घर जाना बंद नहीं करूंगा। मुन्नी बाबू और भैरव जो टोपी के भाई थे, वे टोपी की पिटाई का तमाशा देखते रहे। रजा जी कहते हैं जब टोपी की पिटाई हो रही थी उसी समय मुन्नी बाबू एक और बात जोड़कर बोले कि एक दिन उन्होंने इसे, वह अपनी माँ से कह रहे हैं कि अम्मा आपको पता है कि मैंने इसको एक दिन रहीम कबाबची की दुकान के ऊपर कबाब खाते हुए देखा था। वो उसको एक और बात ऐड कर रहा है। इतनी मार तो पड़ी रही है बेचारे टोपी को, उसमें वह झूठ बोल के और अपनी एक और बात बता रहा है। सच्ची बात यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देख लिया था। हुआ उल्टा था, मुन्नी बाबू कबाब खा रहे थे लेकिन नाम किसका आया? टोपी का आया, क्योंकि वो बड़ा था, बेचारा छोटा था तो चुप होकर रह गया। उस दिन तो टोपी की इतनी पिटाई हो गई कि उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था और वो दर्द के मारे करा रहा था। दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया और स्कूल में इरफान से मिला तो उसने उसे पिछले दिन की सारी बातें बता दी। दोनों भूगोल शास्त्र की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल गए और वहां से वह पंचम की दुकान पर गए। वहां से इरफान ने केले खरीदे, क्योंकि इरफान ये जानता था कि वह बाहर की कोई और चीज नहीं खाता है, न उसको हाथ भी नहीं लगाता है, इसलिए उसने सिर्फ केले खरीदे।
टोपी बहुत ही भोलेपन से इरफान से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे लोग अपनी दादी की अदला बदली कर लें। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना इनोसेंट सा क्वेश्चन है यहाँ पर। वह इरफान से कहता है टोपी कि क्यों ना तू मेरी दादी रख ले और मैं तेरी दादी रख लूं, ठीक है। वो इतना प्यार से उसको कहता है टोपी की दादी इरफान के घर और इरफान की दादी टोपी के घर आ जाए। और इसके लिए टोपी दलील भी बहुत अच्छे देता है। वह कहता है कि उसकी दादी की बोली तो इरफान के परिवार की बोली की तरह ही है। टोपी की इस बात का जवाब देते हुए इरफान भी अपनी दलील बड़ी मासूमियत से देते हुए कहता है कि टोपी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। वो कहता है नहीं टोपी, यह नहीं हो सकता कि कोई हमेशा के लिए, वह कहता है इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। अब फिर क्या होता है, और फिर टोपी कहता है एक न एक दिन तो सबको जाना है, वहां रहे चाहे यहाँ रहे। इस तरह से दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर दुर्भाग्य से इसी बातचीत के दौरान जब टोपी ये कह रहा होता है कि एक न एक दिन तो सबको छोड़कर जाना ही है, इरफान का नौकर आया और खबर दी कि इरफान की दादी का देहांत हो गया है। शाम को जब वह इरफान के घर गया तो वहाँ शांति थी, घर लोगों से भरा हुआ था, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए पूरा घर खाली हो चुका था। जबकि टोपी को दादी का नाम तक मालूम नहीं था, लेकिन जो एक प्यार का रिश्ता था उसको लेकर टोपी है वह बहुत ही उदास हो गया सुनते ही, और उस भरे हुए घर में भी वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। टोपी इरफान को सहानुभूति देते हुए भी कहता है कि इरफान की दादी की जगह अगर उसकी दादी मर गई होती तो ठीक हुआ होता। रजा जी कहते हैं कि 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन के इतिहास में बड़ा दुखद है। बच्चों, इस लाइन पर ध्यान दिया जाए। यह प्रश्न कई बार बनकर आया है कि 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्यों महत्व रखता है। उत्तर जानते हैं, क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता की बदली मुरादाबाद हो जाने से इरफान अपने परिवार के साथ वहां चला गया। इसी कारण टोपी ने सन अक्टूबर 45 को कसम खाई कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के से कभी भी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की ऐसी नौकरी हो जिसमें बदली होती रहती है, बदली अर्थात ट्रांसफर। खैर, टोपी दादी के मरने के बाद तो अकेला महसूस कर ही रहा था, अब और इरफान के जाने पर वह और भी अकेला हो गया था, क्योंकि वहां और किसी दूसरे लड़कों से उसकी दोस्ती नहीं थी। कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त नहीं बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। अब न तो इरफान था और न ही इरफान की दादी जो उसे समझ सके। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो अब वह सीता के साथ ही समय गुजारने लगा। इरफान के जाने के बाद एक दिन टोपी कलेक्टर के बंगले की तरफ चला गया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने उसे बंगले में जाने दिया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट? हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा क्या समझ सका कि जब हाउस दैट हो, शोर हो, हाउस दैट कोई भी बोलेगा तो उसे सिर्फ उंगली उठानी है, उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। बीलू ने एम्पायर को आवाज दी। भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी तो आ गई थी। बट ही लुक सो क्लमजी, बीलू बोला। टोपी अकड़ गया, तनी जबनिया संभाल कर बोलो, एक लपड़ के नाचे लगी हो, मतलब एक थप्पड़ मारूंगा तो नाचने लगोगे। ओह यू, बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया, फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। उसने अपने कुत्ते को छोड़ दिया टोपी के ऊपर। पेट में 7 सुइयां भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कभी कलेक्टर साहब के बंगले की ओर रुख नहीं किया। परंतु अब प्रश्न यह खड़ा हो गया कि आखिर वह करे तो क्या करे। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई।
सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते, क्योंकि नौकरानी तो वैसा ही व्यवहार करते थे और टोपी के साथ भी वैसा ही होता था। टोपी को भी घर के सभी बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा उनको। आगे रजा जी ठंडे मौसम की एक वाकया बताते हुए कहते हैं कि जैसे ही ठंड के दिन शुरू हुए तो मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया और भैरव के लिए नया कोट बना, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का कोट, पुराना कोट दिया गया। ऐसा पहले भी कई बार होता था, सबके घरों में होता है कि जो बड़ा भाई होता है उसके कपड़े छोटे हो जाने पर छोटे भाई को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा था। लेकिन टोपी को ये बात गवारा नहीं थी। कोट बिल्कुल नया था, क्योंकि जब वो बनाया गया था तब मुन्नी बाबू को पसंद नहीं था। टोपी ने वह कोट उसी समय दूसरी नौकरानी के बेटे केतकी को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दी गई कोई भी चीज वापस नहीं ली जा सकती है, इससे तय हुआ कि टोपी ठंड ही खाएगा। तो टोपी बोला, हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे। सुभद्रा देवी बोली, तू जूते खाओगे। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया न जात पहना जात है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तो का हम इनकी पूजा करें? फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया और राम दुलारी जो की टोपी की माँ थी उसने पीटना शुरू कर दिया। जब टोपी की उसकी माँ ने दादी को उल्टा जवाब देने के लिए पीटा तो उनकी बूढ़ी नौकरानी सीता टोपी को समझाते हुए बोली, तू 10वां माह पहुँच गई बाढ़, तू है दादी से टर्राव के ते ना न चाही कि नो तुहार दादी बड़ीन। वो उसको कहना चाह रही है कि तुम 10वीं कक्षा में पहुंच गए हो, उसे दादी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी तुम 10वीं कक्षा में पहुंच गए हो, परंतु टोपी के लिए 10वीं कक्षा में पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत कड़ी मेहनत नहीं बल्कि उसके साथ साथ काफी जिल्लतें भी झेलनी पड़ी थी। 2 साल तो टोपी फेल ही हुआ। हालांकि वह पढ़ाई में बहुत तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। सब लोग जब भी पढ़ने बैठता कुछ न कुछ काम बताकर उसे वहां से उठा देते थे। जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता, कभी उसका बड़ा भाई मुन्नी बाबू आकर कुछ काम बता देते या फिर उसकी माँ आकर ऐसी चीज मंगवा लेती जो कि नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। और फिर पढ़ने बैठता तो छोटा भाई आकर उसी कॉपियों किताबों के पन्ने फाड़ के हवाई जहाज बनाकर उनको उड़ाने लग जाता था। इस तरह से वह कभी पढ़ ही नहीं पाया और पहले साल इसी सब चक्कर में टोपी फेल हो गया। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया और दूसरे साल भी फेल हो गया। तीसरे साल वह पास तो हो गया, परंतु 3rd डिवीजन में। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया। टोपी जब फेल होकर उसी कक्षा में रह गया और उसके दोस्त आगे की कक्षा में चले गए तो वह अपने दोस्तों से मिलने 10वीं कक्षा में चला जाता था। वह उन्हीं से मिलता और उन्हीं के साथ खेलता था। अपने साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले में से किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। वह जब भी कक्षा में बैठता उसे अजीब लगता था। टोपी ने किसी न किसी तरह इस सबको झेल लिया और उसने है वहाँ, परंतु जब सन 51 में उसे 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा, जब दोबारा वापस फेल हो गया, उस समय की बात हो रही है, तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का पिंड हो गया था। गीली मिट्टी का पिंड अर्थात हम उसे जिस आकार में ढालना चाहते हैं उसमें हम ढाल सकते हैं। मटका बनते हुए देखा ना आप लोगों ने, तो जो मटके को जो आकार दोगे वो उस आकार में ढल जाता है। तो यहाँ पर टोपी भी वैसा ही हो गया था। उसको कोई कुछ भी कहे उस पर किसी चीज का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि अब तो 10वीं में भी उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि जो 10th में थे वो 11th में चले गए थे। जो विद्यार्थी सन 49 में 8वीं कक्षा में थे वे अब 10वीं कक्षा में थे। जो 49 में 7वीं कक्षा में थे टोपी के साथ पहुंच गए थे। उन सभी के बीच वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लग गया था। इस बात को लेकर टोपी का स्कूल में काफी मजाक बनाया जाता था। वाहिद जो कक्षा का सबसे तेज लड़का था उसने टोपी से पूछा कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है। उसे तो 8वीं कक्षा वालों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो 10वीं कक्षा में चले जाएंगे और टोपी को तो 8वीं में ही रहना है। मतलब सब उसका मजाक बना रहे थे। उनसे दोस्ती करना टोपी के लिए अच्छा होगा, ताकि उनके साथ दोस्ती हो जाएगी तो वह उनके साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। यह बात टोपी को बहुत बुरी लगी और ऐसा लगा जैसे यह बात उसके दिल के आर पार हो गई हो, और उसने उसी समय कसम खाई कि इस साल उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप वह पास होकर ही दिखाएगा। परंतु साल के बीच में ही चुनाव आ गए।
टोपी के पिता डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। आप सब जानते हैं चुनावी माहौल कैसा होता है। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो, क्या उस घर में कोई पढ़ लिख सकता है? मुमकिन ही नहीं है। वह तो जब टोपी के पिता चुनाव में हार गए तब घर में थोड़ी शांति हुई और टोपी ने देखा कि उसकी परीक्षा को ज्यादा समय नहीं रहा है, वह पढ़ाई में जुट गया। परंतु जैसा वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था, ऐसे वातावरण में कोई कैसे पढ़ सकता था। इसलिए टोपी का पास हो जाना ही बहुत बड़ी बात थी। टोपी के 2 साल एक ही कक्षा में रहने के बाद जब वह पास हुआ तो उसकी दादी अट्टहास करती हुई, देखो बहुत डिफरेंस होता है मुस्कुराहट, हंसना और अट्टहास। मुस्कुराना और हंसना हा और अट्टहास होता है बहुत जोर जोर से हंसना। तो दादी बोली, वाह, टोपी को भगवान नजरे बंद से बचाए, अर्थात किसी बुरी नजर से बचाए। बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है। तीसरे साल पास हुआ, वो भी तीसरी श्रेणी में। चलो पास तो हो गया। परंतु रजा जी कहते हैं उसके फेल होने का मजाक तो सभी उड़ा रहे थे, पर इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था कि वह फेल किस कारण से हो रहा है। तो छात्रों, क्या सीखने को मिला इस कहानी से आपको? राही मासूम रजा जी की यह कहानी एक हिंदू और एक मुस्लिम परिवार के साथ साथ समाज में चल रहे कई दूसरे विषयों की भी चर्चा करती है। रजा जी कहते हैं कि उनकी कहानी में एक हिंदू परिवार और दूसरा मुस्लिम परिवार दोनों समाज के बनाए नियमों के अनुसार एक दूसरे से बैर रखते हैं, परंतु दोनों परिवार के 2 बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती दिखती है कि बच्चों की भावनाएं किसी भी भेद को नहीं मानती, अर्थात किसी भी जाति धर्म को नहीं मानती हैं। आज के समाज के लिए ऐसी दोस्ती की बर्ताव की ही आवश्यकता है, अर्थात कहने का मतलब है कि आज की मिसाल प्रस्तुत करती है। इस कहानी के माध्यम से इनकी जो दोस्ती थी वह इस समाज में एक मिसाल प्रस्तुत करती है, जो धर्म के नाम पर खड़ी दीवारों को गिरा सके और समाज को मिलजुल के रहना सिखा सके। तो आइए थोड़ा सा हम लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा जी के बारे में भी जान ले। राही मासूम रजा जी का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली गांव में हुआ था। आधा गांव, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद, हिम्मत जौनपुरी, ये इनके उपन्यास हैं। और 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद की जीवनी, छोटे आदमी की बड़ी कहानी इन्होंने लिखी। मुंबई में रहकर उन्होंने 300 फिल्मों की पटकथा और संवाद लिखे तथा दूरदर्शन के लिए 100 से अधिक धारावाहिक लिखे, जिनमें महाभारत और नीम का पेड़ अविस्मरणीय है। महाभारत सभी ने देखे होंगे इस लॉकडाउन में, जो हम कभी भूल नहीं सकते। और अगर इनके पुरस्कारों की बात करें तो फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फिल्म फेयर से इनको सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 15 मार्च 1992 को हुई थी।